हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीए थर्ड ईयर की जो बुक है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 305। इस बुक का कोड है 1871 टू 1919। ये बुक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। ये जो आपका टॉपिक है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इसके एकीकरण के समक्ष आने वाली बाधाएं, एकीकरण और इसके प्रमुख चरणों के बारे में। आज हम बात करेंगे इटली के महान स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में। वो कौन से 3 पिलर थे जिनके कारण इटली का एकीकरण जो है वो संभव हो पाया। सबसे पहले आते हैं मेजनी। तो कहा जाता है कि इटली का एकीकरण मेजनी के दिल, गोरिबाल्डी की जो है वो तलवार और कैबूर के दिमाग से ही संभव हो पाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मेजनी के बारे में कि यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा कि मेजनी ने कैसे कार्य किया, दिल से कार्य किया। तो देख लेते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी कौन थे? मेजनी जो है वो एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान पत्रकार और वकील थे। मेजनी ने जो है वो इटली में यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की थी 1832 में। इनका जन्म हुआ था 22 जून 1805 में। इनका जन्म स्थान था जेनेवा, जो फ्रांस साम्राज्य के अधीन आता है, फ्रेंच साम्राज्य के अधीन आता है। मृत्यु हुई थी इनकी 10 मार्च 1872 को। 1872 को इनकी मृत्यु हुई थी। पेशे से ये एक वकील का कार्य करते थे और इनका मृत्यु स्थान था पीसा, जो इटली का ही जो है वो साम्राज्य है। संस्थापक थे ये यंग इटली के। अब हम देख लेते हैं कि मेजनी और कार्बनरी का सदस्य बनना। तो जोसेफ मेजनी जो थे वो कार्बनरी के सबसे पहले सदस्य बने। इस प्रकार वो इटली के एकीकरण में सबसे पहले समक्ष रूप से यहाँ पर आए थे। मीन्स इटली के एकीकरण में उनका योगदान शुरू हुआ था। कार्बनरी के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कार्बनरी क्या है। कार्बनरी इटली के लोगों के द्वारा बनाया गया एक गुप्त जो है वो समूह है या समिति है, जिसकी स्थापना इटली के एकीकरण के लिए की गई थी। इसके जो सदस्य थे वो प्रत्येक उम्र के थे। मीन्स 20 से 21 साल का व्यक्ति भी इसमें शामिल था, 40 से 42 साल का भी व्यक्ति इसमें शामिल था और 80 से 90 साल के व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। मीन्स इसमें कोई आयु सीमा नहीं थी। तो कार्बनरी ने इनके जो झंडे थे वो लाल, हरे और पीले रंग के थे और इस गुट ने जो है वो इटली के एकीकरण में महान योगदान दिया। परंतु कई कारणवश जो है ये गुट जो है वो टूट गया था। उसके बाद मेजनी ने स्थापना की किसकी? यंग इटली की। मेजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था इटली के नवयुवकों में देश प्रेम की भावना को विकसित करना। इटली के एकीकरण के लिए उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और इसकी एक जो इम्पोर्टेंट शर्त थी, आप इसको शर्त ही बोल सकते हैं, कि 40 वर्ष से कम आयु के ही व्यक्ति जो थे वो यंग इटली में शामिल हो सकते थे। इस संस्था का दूसरा नाम और था जो था ईश्वर और जनता। अब हम देख लेते हैं और इस गुट के व्यक्तियों को, यंग इटली के जो सदस्य थे उनको या इसमें शामिल होने से पहले एक शपथ लेनी पड़ती थी, जो थी मैं इटली को स्वतंत्रता करवाने और इसमें गणराज्य की स्थापना करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब इसके कुछ उद्देश्य भी थे, यंग इटली के कुछ उद्देश्य भी थे जिनके जो आधार पर यंग इटली जो है कार्य करती थी। पहला था दास्ता से मुक्त इटली का एकीकरण करना, लोगों में कर्तव्य और बलिदान की भावना को विकसित करना, गणतंत्र की स्थापना करना, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना और पोप में सुधार करना। ये था यंग इटली। उससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? कार्बनरी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 1848 ईस्वी की क्रांति और मेजनी। तो 1848 ईस्वी में क्या देखा गया कि यूरोप के कई राज्यों में जो था वो क्रांति का जो था माहौल तैयार हो गया, जिसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा। अब इटली के उदारवादी ने क्या कहा कि जो मेजनी है उसके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया उदारवादियों के द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप मेजनी को जो है वो पिंडमार्ट छोड़कर जो है वो भागना पड़ा। परंतु 1849 में जो था वो जो मेजनी था वो पुणे कहाँ पर आ गए? वो पुणे आ गए आपके इटली में। 1849 में वो पुणे इटली में आ गए और उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए फिर से कार्य करना जो था वो आरंभ कर दिया।
कहा जाता है कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मेजनी का था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इटली के एकीकरण के लिए तलवार उठाई थी या इटली का एकीकरण करने के लिए कार्य आरंभ किया था। 1870 में इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण का जो था वो कार्य संपन्न किया गया। किसके कारण? मेजनी के ही कार्यों के परिणाम स्वरूप। कहा जाता है कि राजतंत्र नहीं वरन गणतंत्र की स्थापना के पक्ष में थे। कौन? मेजनी किसके स्थापना में थे, किसके पक्ष में थे? इटली में स्थापना किसकी हुई? राजतंत्र की। परंतु हमने पहले भी पढ़ा कि यंग इटली की जब उन्होंने स्थापना की थी तो उन्होंने बोला था कि इटली में हम गणराज्य लेकर आएंगे, परंतु जब इटली का एकीकरण संभव हो गया तो वहां पर राजतंत्र की स्थापना होगी। फिर आता है मेजनी का मूल्यांकन। 1849 ईस्वी के पश्चात भी हमने पढ़ लिया। फिर आता है मेजनी का मूल्यांकन। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या क्या योगदान किया, और इसके बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं इजीली। अब सबसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, वो है काबूर। काबूर इटली के ऐसे व्यक्ति थे जिसके बिना इटली के एकीकरण का स्वप्न ही रह जाता। काबूर का दिमाग इतना चतुर था, उन्होंने इटली का इतना विकास किया कि इटली एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। काबूर ने इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह काबूर के महान मस्तिष्क का कार्य था जिसने मेजनी की प्रेरणा को एक प्रबल कूटनीतिज्ञ शक्ति के रूप में गतिमान बनाया और गोरिबाल्डी की तलवार का एक राष्ट्रीय अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। आपको इस वीडियो में जो भी मैं आपको नोट्स बता रही हूँ या मेरी इस बुक से रिलेटेड जो भी वीडियो आपके आएगी, आप जो भी मेरे चैनल से जो है वो पढ़ेंगे इस बुक के बारे में, उस सभी का जो है नोट्स का PDF जो है वो मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो टॉपिक की तरफ फिर से चलते हैं, काबूर की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग व्यक्ति भी है। काबूर जो थे उनका जन्म हुआ था 1810 ईस्वी में। स्थान था पिडमाट में ही तुरन नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। शिक्षा ये क्या थे? पेशे से एक इंजीनियर थे और इन्होंने क्या कार्य किया? सैनिक थे और सेना में एक इंजीनियर के रूप में कार्य किया, परंतु वहां के सैनिकों के द्वारा इनका काफी ज्यादा शोषण किया गया, जिसके कारण जो था वो काबूर ने जो था वो इस कार्य को, सेना के कार्य को छोड़ दिया और वो कहाँ आगे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया 1831 ईस्वी में, जिसके बाद वो कृषि का कार्य करने लग पड़े। कृषि का कार्य करने के बाद वो धीरे धीरे इटली के एकीकरण में भी शामिल होने लग पड़े। उन्होंने 1848 ईस्वी में जो थे वो काबूर जो थे वो इटली के पिंडमार्ट के जो संसद के सदस्य बने। उसके बाद जो था 1852 ईस्वी में इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1861 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1852 से 1861 का एक ऐसा काल था जो इटली के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। काबूर का काल भी जिसे कहा जाता है। काबूर एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान कूटनीतिज्ञ और एक महान व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री के रूप में काबूर के कार्य। अब प्रधानमंत्री के रूप में काबूर ने क्या क्या कार्य किए? तो उनकी दो नीति इन्होंने अपनाई, एक थी विदेश नीति, एक थी गृह नीति। गृह नीति में काबूर ने क्या कार्य किया? स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित किया गया इनके द्वारा। यातायात के साधनों की उन्नति के लिए इन्होंने कार्य किया, रेलवे लाइनें बनाई, साथ ही साथ सड़कों का निर्माण किया, औद्योगिक उन्नति लेकर आए, कारखानों का इनके द्वारा निर्माण किया गया। कृषि के आधुनिक रूप को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, क्योंकि ये स्वयं भी पहले क्या करते थे? कृषि किया करते थे। सहकारी समितियों की इनके द्वारा जो है वो गठन किया गया। स्कूलों की स्थापना की गई ताकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जो है शिक्षित बन पाए। 90,000 से भी ज्यादा बड़ी इनके द्वारा एक कुशल सेना का निर्माण किया गया। पोप की शक्ति को समाप्त किया गया इनके द्वारा और चर्च को राज्य से पृथक कर दिया गया। तो ये 10 ऐसे कार्य थे जो उन्होंने जो पिंडमार्ट में इन्होंने किए एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं इनके विदेश नीति के बारे में कि इनकी विदेश नीति क्या थी। सबसे पहले इटली का एकीकरण पिंडमार्ट के नेतृत्व में। तो इनकी विदेश नीति ये थी कि उन्होंने बोला बाकी राष्ट्रों में कि इटली का एकीकरण कैसे संभव है? पिंडमार्ट के ही नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव थे, क्योंकि पिंडमार्ट के ही प्रधानमंत्री थे। ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना। इन्होंने बोला कि इटली का एकीकरण तभी हो सकता है अगर हम ऑस्ट्रिया को क्या है इटली से बाहर निकाल दें। फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने बनाए। फ्रांस जो था वो काफी शक्तिशाली उस वक्त था, तो
काबूल ने क्या दिमाग लगाया है, उसने फ्रांस के साथ कई समझौते और मैत्रीपूर्ण संबंध भी इन्होंने स्थापित किए। अब नेशनल सोसाइटी की इनके द्वारा स्थापना कर दी गई। जल सेना को उन्होंने सुदृढ़ बनाया और नवीन शस्त्रों का इनके द्वारा जो है वो अपनी सेना में प्रयोग किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों की क्या थी, एक स्वयं के लिए सेना बना रखी थी विंड मार्च के लिए। क्रीमिया युद्ध और काबुल। अब क्रीमिया युद्ध क्या था? क्रीमिया युद्ध था 1845 में रूस और टर्की के मध्य जो था वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो इसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने किसका साथ दिया? टर्की का साथ दिया। अब काबूल ने दिमाग लगाया, अब फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जो अच्छे संबंध बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको टर्की का साथ देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अपने 18,000 सैनिकों की जो सेना थी वो उनके सहयोग के लिए भेज दी। अब वहां से ही फ्रांस और इंग्लैंड उसके पक्ष में आ गए। रूस की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रूस के पराजय हो गई और पेरिस सम्मेलन हुआ। पेरिस सम्मेलन में काबूल ने भी भाग लिया और उस सम्मेलन में कई राष्ट्र भी आए थे, कई देश भी आए थे। वहां पर काबूल ने कहा कि इटली का एकीकरण तभी संभव है यदि ऑस्ट्रिया को इटली के बाहर निकाल दिया जाएगा या ऑस्ट्रिया को पिंडमार्च से बाहर निकाल दिया गया। इस सम्मेलन में जो था काबूल की प्रगति जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्होंने उन्नति की और वो काफी जो है वो प्रसिद्ध हो गए। वो एक महान व्यक्ति के रूप में, यहाँ एक महान व्यक्तित्व के रूप में इस सम्मेलन में जो है वो शामिल हुए थे। अतः उचित ही कहा गया है क्रीमिया के दलदल में इटली रूपी कमल का जो है वो जन्म हुआ। क्रीमिया का एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद जो था इटली का एकीकरण और ज्यादा जो था वो सुदृढ़ और सक्षम बन पाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है काबूल का। फिर आता है फ्रांस से समझौते में और काबूल। अब फ्रांस से काबूल ने एक समझौता किया। फ्रांस के साथ उसने टर्की और रूस के जो युद्ध हुआ था उसमें ही उसने जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे। तो फ्रांस के साथ समझौते में काबूल ने क्या किया, समझौते के समय फ्रांस के जो सम्राट थे वो थे नेपोलियन तृतीय। 21 जुलाई 1858 को वोलम्बियर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वोलम्बियर नामक स्थान पर जो है ये समझौता हुआ था। इसी कारण इसे वोलम्बियर का समझौता भी कहा जाता है। आप आसान शब्दों में फ्रांस का समझौता भी लिख सकते हैं या वोलम्बियर का समझौता भी लिख सकते हैं, परंतु फ्रांस का समझौता थोड़ा इजी आ जाता है। अब इसकी 5 शर्तें थी। सबसे पहले शर्त थी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में फ्रांस पिंडमार्च की सहायता करेगा। काबूल ने कहा कि जब भी युद्ध होगा ऑस्ट्रिया के साथ पिंडमार्च का, तो फ्रांस किसकी सहायता करेगा, फ्रांस सहायता करेगा पिंडमार्च की। फिर आता है युद्ध में सहायता के लिए 2 लाख सैनिक भेजेगा। फ्रांस जब युद्ध होगा तो 2 लाख सैनिकों की सेना भेजेगा। ऑस्ट्रिया को लोम्बार्ड और वेनेसिया से निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर शर्त तो रख दी कि ऑस्ट्रिया को किससे, लिम्बार्ड और वेनेसिया से निकाल दिया जाएगा, परंतु ये इतना आसान भी नहीं था काबूल के लिए। अम्बिया और टस्कनी को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा और पोप के अधीन इटली का एक संघ बनाया जाएगा। तो ये कुछ कार्य थे या कुछ शर्तें थी जो फ्रांस के समझौते के अंतर्गत रखी गई। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया के साथ। अब क्या हुआ, काबूल ने दिमाग लगाया कि फ्रांस के साथ समझौता तो कर लिया, संधि तो कर ली, अब लगे हाथ ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रांस उसका यहाँ पर साथ देगा। अगर हालात बिगड़ते हैं उससे पहले ही युद्ध कर लेते हैं। तो विलम्बियर के समझौते के पश्चात, मीन्स जो फ्रांस का समझौता, फ्रांस के साथ काबूल या पिंडमार्च का जो समझौता हुआ था उसको विलम्बियर का समझौता भी कहा जाता है। विलम्बियर के समझौते के पश्चात काबूल ने ऑस्ट्रिया को भड़काना आरंभ किया। अतः ऑस्ट्रिया ने पिंडमार्च के विरुद्ध 23 अप्रैल 1859 को जो है वो युद्ध आरंभ कर दिया। अब काबूल ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को भड़काना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया ने पिंडमार्च के विरुद्ध जो है वो युद्ध कर घोषणा कर दी। अब फ्रांस ने काबूल का साथ दिया, क्योंकि जो वोलम्बियर की संधि हुई थी उसमें भी यही कहा गया था कि 2 लाख सैनिकों की सेना जो है वो फ्रांस को भेजनी पड़ेगी पिंडमार्च की सहायता के लिए। इसके परिणाम स्वरूप जो है वो पिंडमार्च या काबूल इस युद्ध में विजय रहा। अब वेल्फकेरा की संधि। अब इस विजय के पश्चात क्या हुआ, वेल्फकेरा की जो है वो संधि हुई। ऑस्ट्रिया को लिम्बार्ड जो है, मैंने आपको पहले भी बोला कि लिम्बार्ड खाली करने की शर्त तो फ्रांस के साथ उन्होंने पहले ही बोल दी थी, परंतु लिम्बार्ड की जो है वो खाली करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से खाली करवाने के लिए जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ जो है पिंडमार्च को युद्ध करना पड़ा। अब युद्ध हो गया। अब
पिंडमार्क या काबूल ने क्या कहा कि जी अब हमको लोम्बार्डो नामक जो स्थान है उसको खाली कर दे ऑस्ट्रेलिया और हमारे नाम कर दे। फिर उसने बोला कि परंतु नेपोलियन तृतीय ने क्या किया, उन्होंने 11 जुलाई 1959 को ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो विल्केरा का विराम संधि के अनुसार जो है ये युद्ध बंद कर दिया। इसमें कुछ शर्तें थी। पहला, लिम्बॉर्ड पर पिंडमार्क का अधिकार होगा। दूसरा, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार जो है वो बना रहेगा। तो मध्य का रास्ता निकाला गया। लिम्बार्ड कर दिया गया पिंडमार्क के अधीन और वेनेशिया कर दिया गया जी ऑस्ट्रिया के अधीन। अब काबूल का मूल्यांकन, 7th पॉइंट आता है कि काबूल का हम मूल्यांकन करेंगे। तो इतना ज्यादा हमने काबूल के बारे में पढ़ लिया, आप इजिली लिख पाएंगे, पर मैं 2-3 लाइनें आपको मेन से बता देती हूँ। हेजन के अनुसार यद्यपि काबूल एक छोटे से राज्य का मंत्री था, यूरोप का अत्यंत क्रियाशील व्यक्ति था। बोला गया है कि काबूल वैसे तो एक छोटे से राज्य का प्रधानमंत्री था, परंतु वो यूरोप में एक महान शक्ति के रूप में, एक महान क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आया। मैटरनिक के अनुसार, मैटरनिक कौन थे, वो थे ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने भी कुछ शब्द जो है वो काबूल के, जब युद्ध हुआ तो मैटरनिक जो थे वो क्या थे, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला यूरोप में एक कूटनीतिज्ञ है, परंतु दुर्भाग्य से वो हमारे विरुद्ध है। यह कूटनीतिज्ञ काबूल है। ऐसा कहा जाता है कि मरते समय काबूल ने कहा था इटली का निर्माण हो गया और अब सब कुछ सुरक्षित है। जब काबूल की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि अब इटली का निर्माण हो गया, अब सब कुछ जो है वो सुरक्षित है। अब पढ़ते हम तीसरे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, गोरिबाल्डी। तो जो गोरिबाल्डी थे उनका जन्म हुआ था 1807 में और इनका जो जन्म स्थान था वो था नीश नामक स्थान पर जो है वो इनका जन्म हुआ था। कार्य था, एक कुशल नाविक के रूप में कार्य करते थे, परंतु इनके माता पिता इनको पादरी बनाना चाहते थे और इन्होंने रेड शर्ट नामक एक संगठन की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1882 में। अब इनके बारे में हम 5 पॉइंट जो है वो मेन पढ़ेंगे। 5 मार्क्स के लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला आता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आपने देख लिया कि इनका जन्म हुआ था 1807 में नीस नामक स्थान पर। एक कुशल नाविक थे, इनके माता पिता इनको पादरी बनाना चाहते थे और रेड शर्ट नामक एक संगठन की इन्होंने स्थापना की जो सदैव इनके लिए कार्य करता रहा और लास्ट में इनकी मृत्यु हुई 1882 ईस्वी में। 1848 ईस्वी की क्रांति और गोरिबाल्डी। तो 1848 ईस्वी की एक क्रांति हुई थी जिसमें जो था वो गोरिबाल्डी ने जो था वो भाग लिया था। गोरिबाल्डी ने क्रांति का समाचार सुनकर गोरिबाल्डी अपने सैनिक दल जिसका नाम क्या था रेड शर्ट को लेकर जो है वो इटली वापस लौटा। गोरिबाल्डी ने ऑस्ट्रिया की सेना का बड़ी बहादुरी से सामना किया, परंतु कई कारणों से वो असफल हो गया, जिसके पश्चात उसको फिर से जो था वो इटली जो छोड़कर जो है वो भागना पड़ा था गोरिबाल्डी को। तो 1848 की क्रांति में आप ये ही लिखेंगे कि 1848 की क्रांति में गोरिबाल्डी का महान योगदान था। गोरिबाल्डी अपने रेड शर्ट नामक सेना को लेकर 10,000 व्यक्तियों की एक सेना थी इनकी, इसको लेकर जो थे वो इटली के लिए समक्ष तत्पर हुए, परंतु ऑस्ट्रिया के सेना का बड़ी बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी जो थे वो इस युद्ध में जो है वो हार गए और स्विट्जरलैंड में उनको जो है वो शरण लेनी पड़ी। फिर आता है आपका सिसिली और नेपल्स की विजय। तो सिसिली और नेपल्स की विजय क्या थी, इसमें जो था 1860 में ईस्वी में सिसिली में देश और क्रांतिकारियों में फ्रांसीसी द्वितीय के निरंकुश और तानाशाही शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया गया था। तो सिसिली जो था वहां के लोगों ने क्या किया था, वहां के जो व्यक्ति थे जो वहां पर शासन कर रहे थे जो थे फ्रांसीसी द्वितीय, उनके निरंकुश और तानाशाही शासन के विरुद्ध जो था इन्होंने आवाज उठा दी थी वहां के लोगों ने। अब जो गोरिबाल्डी थे वो वहां के लोगों की सहायता करने के लिए उनको बोला गया, तो गोरिबाल्डी वहां के लोगों की सहायता करने के लिए अपने रेड शर्ट जो उनका संगठन था उसके साथ आगे सेस्लर में, और वहां पर उन्होंने 1000 स्वयंसेवक जो थे उनकी सिसिली की बंदरगाह मसाला पर जो है वो जा उतरे और जिसके परिणाम से जो सिसिली के वहां पर उन्होंने जो है वो अधिकार कर लिया और जो वहां का शासक था जो था फ्रांसीसी द्वितीय उसको वहां से भागना पड़ा। फिर नेपल्स के शासक जो था वो भी तानाशाह बनता जा रहा था। इसके लिए जो गोरिबाल्डी था वो 6 दिसंबर 1807 को अपना राज्य छोड़कर जो है वो वहां पर आ गया, कहां पर, नेपल्स में।
तो वहां के जो शासक था वो गोरिबाल्डी से इतना घबरा चुका था कि उसने जो अपना राज्य जो है बिना युद्ध के ही छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गोरिबाल्डी ने सेसलस पर भी अधिकार कर लिया और नेपलस पर भी जो है वो सिसिली पर भी अधिकार कर लिया और नेपलस पर भी जो है वो अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि 5 महीने से भी जो है वो कम समय में गोरिबाल्डी ने 1,10,00,000 लोगों वाले राज्य को जो है वो जीत लिया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। सिसिली जो था, पहले आप ऐसे अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं, सिसिली की विजय और दूसरा लिख सकते हैं नेपल्स की विजय। सिसिली की विजय में क्या हुआ कि वहां के लोगों ने स्वयं गोरिबाल्डी को बुलाया, उन्होंने बोला कि जी हमको यह अपने तानाशाह शासक से जो है वो मुक्ति चाहिए। अब जो गोरिबाल्डी था वो अपने सैनिक रेशर्ट जो थे 1000 स्वयंसेवकों के साथ वहां पर पहुंच गया, उसने युद्ध किया और वो विजय हो गया। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसिस द्वितीय जो वहां का निरंकुश शासक था वो वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर इस विजय से वो काफी ज्यादा जो है वो प्रोत्साहित हुआ सिसिली की विजय से। अब वो क्या हुआ, नेपल्स के लोगों ने भी उसको बुलाया कि जी हमारे का जो शासक है उससे भी हमको मुक्ति चाहिए, जिसके कारण उसने नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। अब नेपल्स पर उसने आक्रमण किया तो वहां का जो राजा था वो बिना युद्ध के ही 6 सितंबर 1807 ईस्वी को वहां से जो है वो भाग गया, बिना युद्ध किए ही उसने नेपल्स को गोरिबाल्डी के अधीन कर दिया। अब जब उसने गोरिबाल्डी के अधीन कर दिया तो बोला जाता है कि 5 महीने से भी कम समय में गोरिबाल्डी ने 1,10,00,000 लोगों वाले राज्यों पर जो है वो अपना एकाधिकार जो है वो स्थापित कर लिया। फिर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध। अब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध कब हुआ था, 1859 में। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में गोरिबाल्डी ने खूब, अब हमने पहले पढ़ा कि 1848 में जब क्रांति हुई थी तब जो है वो भाग गया था स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड से वो चला गया था अमेरिका। अमेरिका में जाकर उसने काफी ज्यादा धन कमा लिया। अब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध हो रहा था जिसमें गोरिबाल्डी ने भी भाग लिया। अब अमेरिका से उसने काफी ज्यादा धन कमा लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1840 ईस्वी में वो पुनः ऑस्ट्रिया इटली लौट आया और इटली में आते ही उसने एक काफी ज्यादा भूमि का जो है एक टापू जो है ये भूमि का टुकड़ा उसने खरीद लिया। वहां पर वो क्या करने लगा, कृषि का कार्य करने लगा। इसके बाद जो था ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में जो है वो गोरिबाल्डी ने जो है वो इटली का साथ देने का जो है वो निर्णय किया। वह सैनिकों का पूजनीय बन गया और समस्त इटली के लिए वह साहसिक व्यक्ति था, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहायक जो है ऑस्ट्रिया पिडमांट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध आरंभ हो गया। गोरिबाल्डी अपने साथियों सहित कूद पड़ा। इटली के सैनिक उसका सम्मान करते थे और देवतुल्य समझते थे, क्योंकि उसने काफी ज्यादा जो है अच्छे तरीके से इस युद्ध में लड़ा और उसने जो है वो इटली को जो है पिडमांट को जो है वो विजय भी दिलवाई। अब लास्ट में आप लिखेंगे गोरिबाल्डी का मूल्यांकन। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 खत्म होता है। इसमें हमने पढ़ा पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया इटली के एकीकरण के समक्ष आने वाली बाधाएं। उसके बाद हमने पढ़ा इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। उसके बाद हमने पढ़ा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण चरण, जिसमें हमने 5 चरणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इटली के महान स्वतंत्रता संग्रामी, 3 महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। जोसेफ मेजनी जो किस प्रकार कार्य करते थे, जोसेफ मेजनी कार्य करते थे अपने दिल से, काबूल कार्य करते थे अपने दिमाग से और गोरिबाल्डी कार्य करते थे अपनी तलवार से। इन 3 महान नेताओं के बारे में, इन 3 महान व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा और इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके नोट्स का लिंक आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके नोट्स का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, मेरे एफर्ट्स थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।